एक जो सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी सेंध लगाने वाले हैं, वहां सरकार बन सकती है। दिल्ली में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी सरकार बना ले गई। वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी जाएगी, किला फतेह कर लेगी। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी में भले ही बहुत सी समानताएं हो, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस पर मेरा क्या सोचना मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन एक दोगलेपन और हिपोक्रेसी की जो सीमा है उसकी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं। ममता बनर्जी का वक्तव्य आपने देखा, उन्होंने बोला कि दिल्ली में जो हार हुई है वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुई है। आपने सबने सुना, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद बीजेपी को वो हरा सकते थे, ये बात उन्होंने कहा। और सही भी है। पूरा एनालिसिस जब हुआ तो पता चला कि बहुत से विधायक जो हारे हैं वो कांग्रेस के नेताओं की वजह से हारे हैं, उनकी दमदारी और मजबूती से लड़ने की वजह से हारे हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन यहां पर दोगलापन क्या है? दोगलापन ये है, जब आप सत्ता में होते हो ना तो आपको ये लगता है कि यार जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक लग कर रहे हैं, जो हमने कह दिया वही होगा और इसके आगे कुछ हो नहीं। जब सत्ता में होते तो ऐसी एक मानसिकता बन जाती है। अरविंद केजरीवाल को पता था कि मैं बिना कांग्रेस के लड़ूंगा, मैं सत्ता में हूं, मैं जीत के आता हूं, सारी गोटियां मैंने फिट कर दी हैं, उसी हिसाब से नतीजे होंगे। हाल बेहाल हो गया। ऐसी हरियाणा में हुड्डा साहब, कांग्रेस के आला कमान को लग रहा था तो कि भाई सरकार तो बनी रही है तो फिर हमें बहुत ज्यादा क्यों किसी का समर्थन लेना, और हम तो जीत ही रहे हैं। नतीजा बेहाल। महाराष्ट्र में बोले सरकार तो हमारी बनी रही है, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार बोले कि हम तो जीत ही रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा सीटें किसके पाले में जाए उस पर लड़ाई होने लगी। ज्यादा सीटें मतलब हम ज्यादा सीटें जीतेंगे, ज्यादा सीटों का मतलब हमारा मुख्यमंत्री होगा। नतीजा बहुत बुरी तरह हारे। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि दिल्ली में जो हार हुई है ना वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ने की वजह से हार हुई है। अच्छा, लेकिन मैडम आपका जो बयान अभी आया है, बोला कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले लड़ेंगी, आप अकेले लड़ेंगी पश्चिम बंगाल में, वहां ना आप कांग्रेस का सहारा ले रही हैं ना वहां पर आप लेफ्ट का सहारा ले रही। मैं आपसे दो तीन सवाल करना चाहता। आपने ये तो कह दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ लड़े होते तो शायद नतीजे और कुछ होते। क्या आपने कोई ऐसी पहल की थी जहां पर दोनों साथ लड़ सकें? दूसरी बात, आप पश्चिम बंगाल में वही कर रही हैं जो अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं दिल्ली में। वहां अकेले लड़ेंगी आप, वहां ना कांग्रेस का साथ ले रही हैं ना किसी लेफ्ट पार्टी का साथ ले रही हैं। अगर दोनों पार्टी, अगर वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा फिर आप कहेंगे कांग्रेस ने हरवा दिया, तो यहां सामंजस्य आपका नहीं बैठ रहा है। यहां सामंजस्य बैठना चाहिए। एक बहुत समझदारी वाला उदाहरण मैं आपको दूं तो हेमंत सोरेन का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। झारखंड, उनकी पार्टी लड़ी, कम सीटों पर लड़ी, आरजेडी लेफ्ट की पार्टी सबको ली, सबको मिलाया, चुनाव साथ लड़े, खुद कम सीटों पर लड़े और मुख्यमंत्री बने। अलग अलग नहीं लड़े। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सब अलग अलग लड़ते जा रहे हैं। सबको लगता है बस मैं जो कह रहा हूं बस वही ठीक है। वही ममता बनर्जी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है तो बहुत समझदारी ये है कि आप 2 कदम पीछे हटाइए और बाकी सबको साथ लेकर के चलिए, और अपना जो दिमाग में आपके नतीजा है वो नतीजा आ जाए। तो ये तो समझदारी वाली बात है। लेकिन वही है ना, एकला चलो ज्ञान दूसरे के लिए लेकिन खुद पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्योंकि जब आप 2 कदम पीछे चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, वो एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने का भी एक तरीका होता है, अलग मैसेज बन जाता है। खैर, ये दोगलेपन की बात थी। आपने दुनिया को ज्ञान दिया, जिस ज्ञान की वजह से सबको जो हार मिली, अब वही सेम बात आप कर रही हैं। क्योंकि बीजेपी की नजर तो पश्चिम बंगाल पर ना जाने कब से है, तो बहुत अच्छा मौका पश्चिम बंगाल पे है। और एक सर्वे हुआ था पॉपुलैरिटी में, अब नरेंद्र मोदी फिर से उनको हाइक मिल गया है। समझने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल फतेह हो इसके लिए सारी रणनीतियां की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने बोला अगला नंबर तुम्हारा, तो पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सवाल ये है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल में सिमिलैरिटीज हैं बट अच्छे खासे डिफरेंसेस के साथ। ये बात बिल्कुल तय है। ममता बनर्जी काफी समय से राजनीति कर रही हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद पर 2011 में बैठी थी। अरविंद केजरीवाल 2 साल बाद 2013 में बैठे थे। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ने ही मठाधीशों को, जो मुख्यमंत्री थे, कद्दावर मुख्यमंत्री, उनको हटा करके मुख्यमंत्री बने। ये सिमिलैरिटी है। केजरीवाल ने तो जमी जमाई शीला दीक्षित को भी हटाया था, कुर्सी हासिल कर रही थी। ममता बनर्जी खुद को फाइटर बताती हैं और अरविंद केजरीवाल खुद को जमीन से निकले हुए नेता बताते हैं, आंदोलन से निकले हुए नेता बताते हैं। पहला डिफरेंस यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास ममता बनर्जी जैसा अनुभव नहीं है। ममता बनर्जी के पास एक स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, अरविंद केजरीवाल के पास विचारधारा है, कभी इधर होते हैं तो कभी थोड़े इधर होते हैं। वो विचारधारा में वो स्पष्टता नहीं है जो जनता में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन ममता बनर्जी को जो मुस्लिम वोट जो मिलता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से काम आता है। देखिए, जब राम मंदिर का मुद्दा हो
तो जय श्री राम अरविंद केजरीवाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही ममता बनर्जी इसको अलग तरीके से डील करती हैं ताकि ये वाला वोट भी उनको मिले, प्रभावित ना हो। अरविंद केजरीवाल भले ही एमसीडी चुनाव जीत जाएं, ले लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, अब तो विधानसभा भी हार गए, लेकिन ममता बनर्जी, उनका अनुभव जो है, लोकसभा में भी ज्यादा सीटें जीत के ले जाती हैं, विधानसभा में एंट्री नहीं करने दे रही हैं, और बाकी अपने तरकश से वो लगातार तीरें छोड़ती रहती। ममता बनर्जी कह सकते हैं कि डंके की चोट पर अपनी सीटें बचा ले जाती है। तो देखो बहुत से अंतर हैं, इतना आसान नहीं है कि पश्चिम बंगाल से 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी ममता बनर्जी को बेदखल वहां से वो कर सके। लेकिन ऑल इन ऑल एक जो कहानी बड़ी परिप्रेक्ष्य में जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इंडिया ब्लॉक अगर साथ मिलकर के लड़ेगा तो शायद 2024 के चुनाव में जो नतीजे आपको देखने को मिले थे, तो शायद वो कुछ नतीजे देखने को मिले। प्रॉब्लम यही है कि इंडिया ब्लॉक का नेता कौन, राहुल गांधी या ममता बनर्जी, इसी को लेकर के उठापटक चलती रहती है। साथ नहीं लड़ोगे तो समस्या होगी, अलग लड़ोगे। अब सबकी महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा है। कांग्रेस खुल करके नहीं बोल पा रही है क्योंकि उसके प्रदर्शन में वो धार नहीं दिखाई दे रही है। जो एक लैब पकड़ी थी अब वो सीधा स्लोप डाउन होता जा रहा है। तो आपकी बात तभी मानी जाएगी ना जब बहुत मजबूत और जोरदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो भी चीज आपके द्वारा नहीं हो रही है। तो इंडिया ब्लॉक अलग अलग लड़ रहा है, इसलिए वो सफलता नहीं मिल रही। एग्जाम्पल में बिहार चुनाव का दे दूं जो कि इसी साल होने वाले हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में साफ कह दिया वो अकेला लड़ेंगी। राहुल गांधी बिहार में कह रहे हैं जो दिल्ली में किया हम वही बिहार में करेंगे। बिहार में 2025 में चुनाव है और 26 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है। इंडिया ब्लॉक अलग अलग लड़ रहा है। राहुल गांधी 1 महीने के भीतर 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। पहले दौरे में बिहार में कराए गए जाति जनगणना को फर्जी बताकर के अपना इरादा बिल्कुल जाहिर कर चुके हैं। जातिगत गणना को लेकर के राहुल गांधी की बात इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि तेजस्वी यादव उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते आ रहे हैं और बिहार की जातिगत गणना को खारिज कर कांग्रेस के सत्ता में आने पर कास्ट सेंसस कराने का वादा करते हैं। इन बातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में कांग्रेस का स्टैंड साफ है, बंगाल में ममता बनर्जी का स्टैंड साफ है। अखिलेश यादव का स्टैंड क्या होने वाला है बिहार चुनाव में? क्योंकि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देने के लिए अखिलेश यादव जाते हैं, ममता बनर्जी जाती हैं। अब बिहार चुनाव के बाद देखते हैं कि अखिलेश यादव का क्या स्टैंड होने वाला है। इंडिया गठबंधन बनेगा, नया आकार होगा, या फिर कुछ संशोधन इसमें होगा, या फिर कुछ बड़े कड़े फैसले होंगे, या फिर इंडिया गठबंधन सिर्फ इंडिया गठबंधन कागजों में रहेगा, ये देखा जाएगा। कुल मिलाकर के दोगलेपन की जो बातें थी वो मैंने आपके सामने की। और आपको क्या लगता है कि विपक्ष को ऐसी क्या और किस रणनीति पे काम करना चाहिए जिससे वो पब्लिक की आवाज को मजबूत कर सके? इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए और उनसे पूछिए और कहिए और बताइए और लिखिए कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसा सुझाव है जो आप देना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।